Good afternoon, students. Now, today we are going to discuss chapter 9, Environment and Sustainable Development. Now, according to Environment Protection Act 1986, environment includes water, air, and land, and the interrelationship which exists among and between water, air, land, and human beings and other creatures, including plants and microorganisms and property. So now this is the definition of environment. So according to the Environment Protection Act 1986, जो Environment Protection Act 1986 है, उसके अनुसार ये आपको इन्वायरमेंट का डिफिनेशन है. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड. वाटर, एयर एंड लैंड जो ये आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट का. और इसके बीच में, ये तीनों के बीच में आपको इंटर रिलेशनशिप एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, which exist among and between water, air and land and human beings and other creatures, plants, micro. और इस इन्वायरमेंट का क्या क्या पार्ट है? वाटर, एयर, लैंड के अलावा ह्यूमन बींग्स है, उसके बाद प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर क्रिएचर्स जो एनिमल्स है, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है. क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये जो है वाटर है, लैंड है, ये सब आपको सॉइल है, ये सब आपको नॉन लिविंग थिंग्स है. तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ये सब जो है आपको इन्वायरमेंट का ही पार्ट है. ये इन्वायरमेंट जो बना हुआ है ये लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों से मिलकर के बना हुआ है. इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लिविंग एलिमेंट्स और बायोटिक एलिमेंट्स एज वेल एज नॉन लिविंग एलिमेंट्स और एबायोटिक एलिमेंट्स. ठीक है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि इन्वायरमेंट का पार्ट जो है वो बायोटिक एज वेल एज नॉन बायोटिक या फिर एबायोटिक है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जो लिविंग थिंग्स नहीं है. ना सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट का क्या महत्व है या इसका क्या क्या फंक्शंस है उसको हम लोग देखते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट significance or function of the environment is that it provides resources for the production. हम लोग के पास जो कुछ भी resources आता है वो environment ही देता है. हम लोग जो कुछ भी produce करते हैं वो कहाँ से लाते हैं? वो अपने घर से नहीं लाते हैं, environment से लाते हैं. और घर भी environment का ही part है. जो कोयला हो गया, ठीक है, या फिर कोई जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो हो गया, मिल्क हो गया, जो कुछ भी आप देखिए सब आपको इस इन्वायरमेंट से ही मिलता है हम लोग को. यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो है जिसके बदौलत हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, वाटर, पानी जो है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से ही मिलता है. हम लोग जो आयरन, लोहा का जो हम लोग स्टील का जो प्रोडक्शन करते हैं वो भी आपको इन्वायरमेंट से ही मिलता है. इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट जो है रिसोर्सेज सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, वो है रिसोर्सेस. और ये हम लोग को कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ. इन्वायरमेंट जो है लाइफ को सस्टेन्स करता है. बिना इन्वायरमेंट का हम लोग का लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ये हम लोग को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी जीने के लिए जो आपको चीज़ें की ज़रूरत है वो सब इन्वायरमेंट से ही मिलता है. ऑक्सीजन हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलता है, वाटर, फूड हम लोग को इन्वायरमेंट से मिलता है. इसलिए इन्वायरमेंट सस्टेन्स द लाइफ. इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट. और वही नहीं, हम लोग जो गंदगी फैलाते हैं उसको भी जो है इन्वायरमेंट अपने में एसिमुलेट्स कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है, बाय प्रोडक्ट्स होता है, वो सब को इन्वायरमेंट जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने में. चाहे कुछ भी, चाहे इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल्स है, चाहे जो कुछ भी है, आप देखिए बाय प्रोडक्ट्स है, गंदगी है, वो सब हम लोग इन्वायरमेंट में ही हम लोग फेंकते हैं और फिर उसको इन्वायरमेंट जो है उसको अपने आप में ऑब्जर्व करता है. इन्वायरमेंट इन्हेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. इंसान का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उसको आपको इन्वायरमेंट इन्हेंस करता है, उसको अच्छा बनाता है. ये जो माउंटेन्स है, ये जो हिल स्टेशंस है, ये जो वाटरफॉल आप देखते हैं, ये जो रिवर्स देखते हैं आप, ये जो माउंटेन्स देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब आपको
इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो ये आपका लाइफ को आपको क्या करता है, इन्हेंस करता है। आपको जो ज़िंदगी जीने का जो आपको जो आपका जो तरीका है ज़िंदगी जीने का में जो खुशहाली है वो सब हम लोग को इन्वायरमेंट से ही मिलता है। ये फ्लावर्स है, ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंट का ही आपको पार्ट है। जो ट्रीज़ है, जो फ्रूट्स हम लोग को मिलता है, ये सब क्या है, ये आपको इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। सो दीज आर द फंक्शंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ना कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ये टर्म जो है आपको जानना जरूरी है। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। ना यहाँ पे ध्यान रखिए आप, कैरिंग कैपेसिटी हम लोग उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं जब आपका एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जो हम लोग एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जैसे हम लोग कोयला का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोयला हम लोग डेली निकाल रहे हैं माइन से, वो तो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपको पूरा जो है डेली बन रहा है, पूरी लिमिटेड है। पेट्रोल जो हम लोग निकाल रहे हैं वो लिमिटेड है, आपको उसका जो है आपको ये माइन से उसका खजाना जो है। तो व्हेन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम लोग कोई रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वही चीज़ आपको रीजनरेट हो रहा है, फिर से बन रहा है, उससे ज़्यादा आपको यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं उतना ही बन रहा है, उतना तक ही यूज करना चाहिए। जितना हम लोग यूज कर रहे हैं उतना फिर से बन जा रहा है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हम लोग यदि आज 1000 टन कोयला निकाले तो आज जो है 1000 कोयला टन जो है वो उसका फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग दो प्लान या 2 ट्रीज को यदि हम लोग काट रहे हैं, 2 पेड़ को काट रहे हैं, तो आपको 2 ट्री जो है फिर वहाँ पे लग गया है। तो यही बोल रहा है कि व्हेन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट रिसोर्स इंडोमेंट इज नॉट एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड। और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, जो रिसोर्सेस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। यदि हम लोग एक ट्री को काट रहे हैं, उसी के जगह पे दूसरा ट्री लग जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे आपको इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एक हम लोग काटे तो दूसरा फिर वहाँ पे लग गया है। तो ये इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी है, कि ये इन्वायरमेंट जो है अपने आप को कैरी करते रहेगा। कब तक कैरी करते रहेगा, कब तक अपने आप को आगे बढ़ाते रहेगा, जब तक आपको उसका जो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज है डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट। और उसके साथ साथ और क्या है, सेकेंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड क्या है, एंड जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट सो दैट इन्वायरमेंट इज नॉट पोल्यूटेड। और जो जनरेशन ऑफ वेस्ट है, जो हम लोग वेस्ट जो हम लोग जनरेट करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में जो आपको केमिकल्स आपको निकलता है, या फिर जो उसका जो पोल्यूटेड आपको एयर है, ठीक है, स्मोक है, वो आपको निकलता है, या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यदि निकलता है तो वो आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना तक, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है गंदगी को, ठीक है, जितना उसका क्षमता है, उससे ज़्यादा वेस्ट हम लोग को नहीं इन्वायरमेंट को देना चाहिए। उससे ज़्यादा जो आपको वेस्ट है उसको हम लोग को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो यही इसका मतलब हुआ। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट कभी पोल्यूटेड नहीं होगा। जितना इन्वायरमेंट के पास कैपेसिटी है वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का, उतना ही हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहिए वेस्ट, उससे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होता है, वो कैरिंग कैपेसिटी हो गया, दूसरा हो गया एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। जो अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे हैं, यहाँ पे अभी उसी चीज़ को हम लोग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। यानी कि जो एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी है इन्वायरमेंट का, उससे ज़्यादा वेस्ट जो आपको जनरेट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो आपको डिग्रेड होगा, नीचे की तरफ जाएगा, और उसका जो है बहुत सारा आपको प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगा लिविंग थिंग्स को। क्योंकि जो प्रॉब्लम जो मेनली फेस करेगा वो
लिविंग थिंग्स ही करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो आपको ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग जो कुछ भी प्रॉब्लम आपको एग्जिस्ट है इस दुनिया में, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जो कुछ भी है, वो आपको उसमें जो है 95% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का आपको प्रॉब्लम जो है उसका जो है आपको बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसीलिए जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए और इन्वायरमेंट का रहना बहुत ही आपको आवश्यक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन्वायरमेंट क्राइसिस occur when carrying capacity of the environment is challenged or exceeded through excessive exploitation of natural resources and or through excessive generation of waste. Now environment crisis कब आता है? इन्वायरमेंट क्राइसिस कब आता है? इन्वायरमेंट क्राइसिस तब आएगा जब कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में जितना कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हम बता चुके हैं क्या होता है, तो उससे ज़्यादा ही हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, जो इन्वायरमेंट का एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा यदि हम लोग वेस्ट को जनरेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए आप, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट का प्रोडक्शन यदि हम लोग करते हैं तो क्या होगा? इन्वायरमेंटल क्राइसिस होगा। और इन्वायरमेंटल क्राइसिस होने से आपको जो सबसे बड़ा जो सफ़र करेगा वो कौन करेगा? आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा, ह्यूमन बींग्स करेगा, सबसे बड़ा सफ़र होगा। टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट: प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी जो आप कोविड-19 देख रहे हैं, ये भी आपको वैसे नहीं, आपको एक दिन में नहीं हो गया, ठीक है। ये इसका जो मेन कारण वो भी आपको ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने से आपको नया तरह का जो स्पेसीज़ है वो आपको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स को काटा जा रहा है। हम लोग इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि चाइना में आप जाके देखिए कि किस तरह से आपको रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन वहाँ किया जाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स को मारा जाता है, किस तरह से उसको जो है आपको उसको खाया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ पे जो है बैट को, चमगादड़ को भी जो है वहाँ पे खाता है। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज का, इन्वायरमेंट का। तो इसीलिए नया तरह का डिजीजेज, नया तरह का वायरस, बैक्टीरिया, ये सब आपको आते रहेगा। टू बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट: प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो दो तरह का जो आपको प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो आपको है, पहला है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जो नेचुरल रिसोर्सेज जो दिया हुआ है उसका आपको ओवर यूज, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज करना, उसको एक्सप्लॉइट करना। तो ये आपको दो प्रॉब्लम जो है मेनली आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन: पॉल्यूशन refers to those activities of production and consumption which challenge purity of air, water and thereby pollute the environment. जो आपका पॉल्यूशन है वो क्या है? ऐसा एक्टिविटीज है जिससे आपको एयर, वाटर, लैंड, ये जो आपको कंटामिनेट हो जाता है, मिल जाता है, किससे? अनवांटेड थिंग्स से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर देयर: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन occurs owing to the presence of pollutants in the air. एयर में यदि आपको pollutants मिल जाएगा, ठीक है, एयर यदि कंटामिनेट हो जाएगा अनवांटेड गैसेस से या फिर आपको स्मॉल पार्टिकल्स से, तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। These pollutants may be poisonous gases like ozone or suspended particles. ये जो एयर में आपको पॉइजनस गैसेस मिल जाता है, जिस तरह से मान लीजिए आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। दिल्ली इज वन ऑफ द वर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैविंग पोल्यूटेड एयर, ठीक है।
उसी तरह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि जहाँ पे रहने लायक जो है एयर का क्वालिटी नहीं है, और इसीलिए उससे बहुत सारा जो आपको डिजीजेस, लंग्स रिलेटेड डिजीजेस एंड वेरियस अदर डिजीजेस आर ऑकरिंग डे बाय डे। आदमी वहाँ पे तो बहुत अच्छा से रहता है, ठीक है, एसी में रहता है, आपको मिनरल्स वाटर्स पीता है, सब फैसिलिटीज़ है अवेलेबल, फिर भी जो है आप हर एक घर में देखिएगा कोई न कोई जो है आपको सफ़र कर रहा है बीमारी से। तो इसके लिए आपको ये पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो पॉइजनस गैसेस है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसी तरह से आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कुछ गैसेस है जो कि बहुत ही आपको डेंजरस गैसेस है। ओजोन है, ये सब कुछ गैसेस है, बहुत डेंजरस गैसेस है, और ये सब आपको क्या करता है, एयर में मिला हुआ रहता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर इज पोल्यूटेड व्हेन इट इज कंटामिनेटेड बाय हार्मफुल एंड हैजार्डस वेस्ट व्हिच मे कॉज डिजीजेस। वाटर पोल्यूशन होता है जब वाटर आपको कंटामिनेट हो जाता है आपको हैजार्डस सब्सटेंसेस से, जो केमिकल्स आपको रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से, जो हम लोग खेत में आपको फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज करते हैं, वो ये सब जाके पानी में मिलता है, और पानी जो है क्या हो जाता है आपको बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है। कॉजेज क्या है वाटर पोल्यूशन का, डोमेस्टिक सीवरेज जो घरेलू होता है गंदगी पानी, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो सब पानी में ही जाता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर का खेती का जो केमिकल्स जो हम लोग खेती में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स या फिर दूसरा केमिकल्स। थर्मल पावर हाउसेस डिस्चार्जिंग एस, और जो थर्मल पावर होता है जहाँ पे कोयला से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद उसका जो ऐश होता है, जो राख होता है कोयला का, उसको फेंकना नदी में, तो ये सब आपको कारण है आपको वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। मैकेनाइजेशन रेज द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये जो मशीन जब से आया है आपको हर एक चीज़ में जब हम लोग मशीन देखते हैं तो वहाँ तब से जो है आपको नॉइज पोल्यूशन में ज़्यादा बढ़ावा आपको मिला है मशीन से। साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल इंजिन, जो व्हीकल इंजिन्स है, जो गाड़ी आपको रोड पे चल रहा है उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। साउंड प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड अप्लायंसेज एंड स्पीकर्स, जो घरेलू जो सामान होता है, जैसे आपको मिक्सर हो गया या फिर दूसरा जो आपको साउंड बॉक्स हो गया, जो स्पीकर्स हो गया है, ये सब आपको नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उसका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो पहला, और उसका क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको हम देखते हैं। पहला डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है आपको फॉरेस्ट को ख़त्म करना, जो फॉरेस्ट है, जो ट्रीज लगा हुआ है उसको ख़त्म करना, काटना, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन काउजेज डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे बड़ा काउज है वो है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज जब आपको ग्रो करता है, जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपको फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। उसी जिस तरह से ये मान लीजिए कोयला माइंस है, कोयला निकाला जाता है, तो उसके लिए जो फॉरेस्ट को हटाया जाता है, जहाँ भी आप देखते होंगे कोयला को निकाला जाता है तो आप देखते होंगे वहाँ से फॉरेस्ट को ख़त्म किया जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज द डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज आर फेल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ में भी आपको फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए भी ट्रीज़ को काटा जाता है लकड़ी के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू अर्बनाइजेशन विच इंड्यूसेस डिफॉरेस्टेशन। और इंडस्ट्रीज चाहिए तो वहाँ पे आपको घर भी चाहिए, वहाँ पे आपको मार्केट भी चाहिए, ये सब के लिए आपको किसको काटा जाता है, तो सब के लिए फॉरेस्ट को ही ख़त्म किया जाता है, ट्रीज़ को ही काटा जाता है उसकी, क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए, हाउसिंग बनाना है, घर बनाना है, मार्केट बनाना है। इट इज़ आल्सो कॉज बिकॉज ऑफ एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन साइज, और पॉपुलेशन साइज तो हाई रिस्पॉन्सिबल। इंडिया में आपको जो है एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन साइज है, यहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ने का रफ्तार जो काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगा, उसको जो है घर चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो इसके लिए फॉरेस्ट को जो है ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है। पहला डिफॉरेस्टेशन था, दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इट मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जो लैंड का जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाता है।
इट इज़ कॉज बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन। पहला है सॉइल इरोजन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि जो आपको ज़मीन, जो मिट्टी है, उसका ऊपरी लेयर जो होता है, ऊपरी हिस्सा है, वो बह जाना। तो या तो पानी से बह सकता है या फिर आपको हवा से बह सकता है, ये सब कुछ कारण हो सकता है। तो यदि आपको प्लांट को आप ख़त्म कर दिए हैं, ट्रीज़ को ख़त्म कर दिए हैं, तो मिट्टी में ज़्यादा, सॉइल में ज़्यादा आपको सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जो ट्रीज है उसका जड़ जो है, रूट जो है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। यदि हम लोग ट्रीज़ को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, वो लूज हो जाएगा और आपको जनरली ऊपर का जो है, ऊपर लेयर जो है वो आपको बह जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो आपको अपर लेयर जो सॉइल का होता है, उसी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। ऊपरी हिस्सा जो मिट्टी का होता है, उसी में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आपको जो चाहिए, जो आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग जो यूज करते हैं, वो क्या करता है, आपको जो घास फूस होता है, जो आपको कॉडंग होता है, या फिर दूसरा जो आपको गला सड़ा हुआ जो आपको मटेरियल्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, उससे खाद बनाता है। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है, उस पर ये सब आपको एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो ज़्यादा आपको फर्टाइल रहता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटासियम हो गया, या फिर दूसरा आपको जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल, इट इज़ कॉल्ड बाय वाटर लॉगिंग। जो वाटर लॉगिंग, जो पानी आपको ज़्यादा दिन तक यदि आपको लॉग्ड है, जमा है, तो उससे क्या होता है, वो जो है आपको न्यूट्रिएंट्स को खींच लेता है अपने में, पानी अपने आप में न्यूट्रिएंट्स को मिला लेता है, तो उससे भी जो है उसका आपको फर्टिलिटी कम हो जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। Now, what are the causes of environmental degradation? Environmental degradation का क्या क्या कारण हो सकता है? पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ज़्यादा पॉपुलेशन होने से जो है क्या होता है, उसको घर चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, तो ये पहला आपको रीजन है। उसको जो है वो बिजनेस करता है, लकड़ी को काट काट करके जो बिजनेस भी करता है। वाइड स्पेस पॉवर्टी एक दूसरा कारण है। गरीबी रहने से क्या करता है, जो गांव घर में जो है वो खाना पकाएगा तो लकड़ी से खाना पकाएगा, तो लकड़ी जो उसको कहाँ से मिलेगा, तो आपको मिलेगा फॉरेस्ट से मिलेगा, तो उसको जो है वो काटा जाता है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन बढ़ने से आपको मालूम है कि शहरीकरण बढ़ने से क्या होगा, आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, भीड़ होगा, ज़्यादा आपको व्हीकल्स, गाड़ी सब आएगा, ज़्यादा आपको एयर पोल्यूशन होगा, उससे प्लांट्स को काटा जाएगा, ट्रीज को काटा जाएगा। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर में जो है आपको इंसेक्टिसाइड्स को यूज करना, पेस्टिसाइड्स को यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करना ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ये सब क्या करता है, सॉइल का आपको डिग्रेडेशन करता है। और फाइनली इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो रीजन है ही, इंडस्ट्रीज बढ़ने से आपको इन्वायरमेंट का जो है डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि उससे आपको ट्रीज तो काटा ही जाएगा। दूसरा है जो एयर पोल्यूशन है, जो उससे जो स्मोक निकलेगा वो आपको उसका कारण है। वही नहीं, जो वाटर है उसको भी पोल्यूट करता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो मल्टीप्लिसिटी हो रहा है, जो आपको लगातार जो बढ़ रहा है, ये भी आपको एक मेन कारण है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। इससे आपको ज़्यादा जो है आपको हार्मफुल एंड हैजार्डस जो आपको स्मोक है वो आपको निकलता है उससे। Okay, so we have discussed up to the causes of environmental degradation.